अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उन्होंने 62(1)(f) के केस के अंदर ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी है, जिसके नतीजे के अंदर मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन जो है अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। जो अदालती फ़ैसला आया है वो एक मेजॉरिटी डिसीजन है, एक जो है डाइसेंटिंग नोट है जस्टिस याया अफरीदी का, और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि बुनियादी हकूक़ के तहत हर शहरी का हक है कि वो इलेक्शन लड़ सके या इलेक्शन में वोट कर सके, और इसी वजह से 62(1)(f) जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सही नहीं बैठती और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए और इलेक्शंस के हवाले से भी बात करने के लिए हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं तैमूर झगड़ा साहब। जो सेनेट के अंदर मामलात हुए थे जिसके नतीजे के अंदर इलेक्शन डिले का मामला भी शुरू हुआ था, जो करारदाद पास हुई थी, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है, ताहयात नाअहली ख़त्म हुई है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इसको कैसे देखेगी? तैमूर झगड़ा साहब, आपकी जानिब, चूँकि आपके भी कुछ लोग थे जो इसकी जद में आते थे, सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब का नाम नहीं था, आपके कुछ MNAs भी थे, MPs भी थे माजी में, तो अब ये ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है और उन्होंने कहा है कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसके तहत हर शहरी को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सके और कि वो वोट डाल सकते अपने पसंदीदा सियासतदान को। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा गया। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि सिर्फ जो हमारी अदलिया की एक तारीख है, जहां पे एक तरफ के फैसले भी होते हैं, दूसरे तरफ के फैसले भी होते हैं, जाती तौर पे मुझे इससे कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंटरप्रिटेशन है, आप उसके साथ अग्री कर सकते हैं या नहीं अग्री कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए जिस तरीके से दरवाजे खुल रहे हैं वो एक तरफ पे, और दूसरी तरफ जो इसी फैसले में लिखा गया है, जिसकी तरफ मैं फोकस आपका करना चाहूंगा, कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो और वो इलेक्शन लड़ सके, और यानी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर। आई होप और मेरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि ये बुनियादी हक हर पाकिस्तानी के लिए 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए वो कायम मकाम रखे। बाकी नवाज शरीफ को ये मुबारक हो। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने पिछले चंद महीनों में अपनी सियासत जितनी डिस्क्रेडिट कर दी, उनके हक में आप 3 और फैसले भी दे दें, वो अपने आप से भी इलेक्शन की रेस नहीं जीत सकते। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में लोग जो है वो बहुत सी इंटरप्रिटेशंस लेंगे, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना भी। और मेरा बाकी जाती तौर पे एक्चुअली आई अग्री कि कोई जितनी हमारी लीगल सिस्टम की अब्यूज होती है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पूरा एक माहौल है जी, उसमें जरूर जो है वो लोग सवाल उठाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट दोबारा से यही होगी कि यही बुनियादी हकूक की एप्लीकेशन हर पाकिस्तानी के लिए जरूर की जाए। चले, ये फेयर इनफ। सेनेटर अफनान साहब, आप अग्री करते हैं कि जी ये कह रहे हैं कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ के हमें हक होना चाहिए इलेक्शन में खड़े होने का, हमें हक होना चाहिए इलेक्शन में उन लोगों को वोट देने का जिनको हमारा दिल चाहे, तो ये हमारे से मत लीजिए। और जहाँ तक उन्होंने कहा ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के, तो इसको इंटरप्रेट इस तरह किया जाएगा कि जिस किस्म का सियासी माहौल है तो राह हमवार की जा रही है सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि इसकी एक इंटरप्रिटेशन जो आप कह रही हैं वो हो सकती है, लेकिन इसकी जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो ये, मैं समझता हूँ वो ये है कि जो साकिब निसार ने इमरान ख़ान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उल्टे सीधे फ़ैसले किए थे, उन्होंने किसी ना किसी टाइम के ऊपर उन्होंने कोर्स करेक्शन करनी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो कोर्स करेक्शन हुई है। ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ वाला मामला है, मैं इसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ।
मगर आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि पिछले 4 में से 3 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ये अगर बराबरी वाली बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, तो ये बराबरी फिर उसमें भी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप 2018 से पहले हमारे खिलाफ साजिश करें, आप जो है वो साकिब निसार जो है वो आपके लिए माहौल पूरा का पूरा बनाए, वो जो है वो रिकाउंटिंग ना होने दे, RTS बैठ जाए उसके ऊपर तफ्तीश ना होने दे, वो आपको ला के बिठा के वज़ीर आज़म बनाए, आपकी कैंपेन चलाए और आप वज़ीर आज़म बनने के बाद उसको मुबारकबाद दें कि देखें जी अगर नया पाकिस्तान बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो वो साकिब निसार है और ये लें शील्ड। रुबीना खालिद साहिबा, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन रही है 62(1)(f) के हवाले से, अब देखिए ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से अदालत ने जो आज इंटरप्रिटेशन किया और कहा है कि जी ये तो बुनियादी इंसानी हकूक के तसादुम है एक तरीके से, और उन्होंने ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की शिक है ये कहा है कि जी ये सिर्फ आप समझ लें एक गाइडलाइन है वोटर्स के लिए कि जी आपने कैसे अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करना है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत ना दें 62(1)(f) को। तो अगर ऐसा ही है तो आप नहीं समझती कि अब राह हमवार हो गई है कि सियासतदानों को जो भी अब आए कि ये 62(1)(f) के जी सियासतदानों को सादिक और अमीन होना चाहिए, और ये हर तरह से ये तलवार लटकती रही है सियासतदानों के ऊपर। बहुत सारे हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर ये जो स्वॉर्ड है ये गिराई भी गई है, तो इसको ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल मुनज़्ज़र, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि कुछ जो चेंजेस लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में और जो अनफॉर्चुनेटली कोई भी सियासी जमात जो है उसकी करेक्शन नहीं कर पाई जो कि करनी चाहिए थी, तो ये जो सादिक और अमीन का लफ्ज़ है ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कहाँ उनकी ज़ात और कहाँ हम सब। तो ये तो टेक्निकली ही मैं नहीं समझती कि ये ठीक चीज़ है कि एक उस हस्ती के साथ आम जो हम मॉडल लोग हैं उनको हम कंपैरिजन में डाल दें, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके तो खाके पाक के बराबर भी हम में से कोई नहीं है। तो जो ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉजेज हैं, तो डिस्क्वालीफाई अगर किसी को कर रहा है तो वो उसके और फोरम्स मौजूद हैं, कन्विक्शन है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ ऑन दीज मैटर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इसकी तायद नहीं की। और जहाँ तक अभी आपने डिस्कशन में बात लेकर आई कि इलेक्शन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो आप को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इस इलेक्शन के स्टार्ट होते ही ये बात की और रखी सामने। और यहाँ तक वाहिद वो लीडर है जो कह रहे हैं कि हर किसी को, इवन PTI को भी जो है पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का। और हैरानगी की बात मेरे लिए ये है कि सब पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से खामोश हैं। एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने पहले इलेक्शन की डेट्स के लिए जो है एक डेवलप की फ़िज़ा कि भाई बताया जाए कि इलेक्शन किस तारीख है। जो ही ये असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म करके केयर टेकर सेटअप आया, तो पीपल्स पार्टी वाज द फर्स्ट पार्टी टू डिमांड एन इलेक्शन डेट। तैमूर झगड़ा साहब, आपकी जानिब कि 62(1)(f) अब बेमायने हो गया है आफ्टर दिस जजमेंट, इसको बरकरार रखना चाहिए, आइन का हिस्सा रखना चाहिए, चूँकि ये आमरों के दौर की एक शिकलाई हुई है, या आप समझते हैं कि अगर जमहूरी दौर से अगर आप लोगों ने गुजरना है, मैच्योर करना है, तो ऐसी शिकों को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ अग्री करता हूं कि जितने भी ये तलवार सियासतदानों के ऊपर लटकते रहते हैं कि इनको हटाना चाहिए, लेकिन इनको वो सियासतदान हटाएंगे और इसमें वो सियासतदान होंगे जो किसी पार्टी में भी होंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करेंगे। माजरत के साथ तकरीबन सारी पार्टीज में ऐसे लोग होते हैं जो कि सही वक्त पे तो ये पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन वक्त आने पे उनका किबला बदल जाता है। ये आप जरूर कह सकते हैं कि एक पार्टी पे जब प्रेशर हो तो वो पार्टी फिर जो है वो एक्चुअली उसमें वो लोग रह जाते हैं जो कि ज्यादा नजरियाती होते हैं। मेरे याद में ये तो आपका जवाब दे दिया। एक मैं रुबीना साहिबा के जो ऑब्जर्वेशन है उसको एड्रेस करूंगा, जिसमें आपने भी कहा, देखे मौलाना फजल रहमान तो खुल्लम खुला कह रहे कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। PMLN की खामोशी, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली आज मैंने गिना 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आए
और इतना उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने माहौल बदलना था कि 80 दिन में वो मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं निकले। जो हमारे दोस्त हैं एएनपी के, उनका लीडर तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को और भी कुचल देना चाहिए। सेनेटर अफनान साहब, अब ये जो करारदाद पेश हुई, आपने तो बड़ी भरपूर मुखालफत की सेनेट के अंदर जब ये करारदाद पेश हुई, मगर क्या वजह है? क्या ये एजेंडा के ऊपर थी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी एजेंडा के ऊपर भी नहीं थी, कोरम भी पूरा नहीं था, जिस करारदाद में कहा गया कि जी इलेक्शंस को डिले करना है, मगर इसके बावजूद कि कोरम पूरा नहीं था वो पास भी हो गई। जी हुआ कुछ यूँ था कि जुम्मे को जो नॉर्मली हाउस बिज़नेस होता है वो जुम्मे से पहले ख़त्म हो जाता है, और जो है इस दफ़ा भी यही था कि हाउस बिज़नेस जो है वो चेयरमैन ने ले लिया था और तकरीबन ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका, तमाम एजेंडाज जो थे वो पूरे हो चुके थे। मगर उसके बाद जो है वो सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि उन्होंने बात करनी है, तो चेयरमैन सेनेट ने फिर कहा ये कि क्योंकि टाइम की कमी की वजह से उन्हें कहा कि जुम्मे के बाद आप जो है वो बात कर लीजिएगा। मगर जुम्मे के बाद जो है जब हम लोग आए तो क्योंकि नॉर्मली एजेंडे पे ये आइटम भी नहीं था और ये भी नहीं था कि जुम्मे के बाद ये चलेगा, तो इसलिए ज़्यादातर सेनेटर चले गए, कुछ जो है वो उसकी कमेटी की मीटिंग्स में भी चले गए। तो इसलिए एक तो वहाँ पे कोरम नहीं था, दूसरा जो था वो एजेंडे पे ये नहीं था, तो ज़ाहिर है लोगों को मालूम भी नहीं था कि क्या होने वाला है। लोग तो यही समझ रहे थे कि जैसे किसी ने तकरीर करनी होगी। तो इत्तफाक से मैं वहाँ पे था, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे खड़े होकर इसकी मुखालफत की, क्योंकि हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर है कि हम 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चाहते हैं। क्या ये मामूल होता है कि जी आप एक अगर बिल पास या आप एक रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं तो उसको आप एजेंडे पे नहीं लाते? क्या ये मामूल है? नहीं, ये मामूल नहीं है बिल्कुल भी। ये सप्लीमेंट्री एजेंडा बड़ा रेयर होता है, और सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो होता है, ये नहीं कि कभी नहीं हुआ आज तक, लेकिन बहुत रेयर है ये। पीटीआई के दौर में भी बहुत दफ़ा हुआ था ये वाला काम, लेकिन ये इस तरह क्योंकि नॉर्मली होता है उसमें ये है कि ज़ाहिर है क्योंकि आप तैयारी नहीं करके आते तो आपके लोग भी नहीं होते, और फिर ज़ाहिर है अगर कोई अहम चीज़ लानी हो तो फिर उस वक्त वोटिंग इस तरह कराई जा सकती है जिस तरह इन्होंने कराई है। लेकिन आपने जैसे देखा कि 14 सेनेटर्स से कोरम भी पूरा नहीं था, और ज़ाहिर है फिर उस करारदाद की भी उतनी वैल्यू नहीं होती। अगर पूरा कोरम होता या पूरे सारी पार्टियों की नुमाइंदगी होती, फिर वोटिंग होती, तो मामला बहुत मुख्तलिफ होता। मगर ये कोई तो अनासर हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले होए। मुझे पता है कि दिलावर खान साहब जो है आपकी पार्टी से एक तरीके से तो मुंसलिक रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट अब हैं दिलावर खान साहब, मगर किसकी नुमाइंदगी करते हैं दिलावर खान साहब? देखिए, दिलावर खान साहब जो है वो शायद 2018 में इलेक्शन के टाइम के ऊपर हमने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन वो इलेक्ट होने के बाद उन्होंने जो है वो पार्टी पॉलिसी कभी भी फॉलो नहीं की। ना वो हमारी किसी पार्टी मीटिंग में आते हैं, अच्छा, ना वो उन्होंने इवन जहाँ जहाँ हमने वोट, पार्टी ने हमारे वोट दिया, इन्होंने ज़्यादातर जो है उसकी मुखालफत में ही वोट दिया, चाहे वो चेयरमैन सेनेट की जो है वो हो, इलेक्शन हो 2 दफ़ा, या और दीगर मामलात हो, हाउस बिजनेस हो। और ये बैठते भी जो है वो हमारे साथ नहीं है, बैठते भी दूसरी तरफ है। तो एरर ऑफ जजमेंट था उनको सेलेक्ट करना? एरर ऑफ जजमेंट नहीं था, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, क्योंकि इनके पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और हमारे जो एमपीएस थे वो इतने थोड़े थे कि उसके ऊपर जो है सेनेटर बन नहीं सकता था। तो फिर हमने जो है वो एक तरह से एक समझ लें कॉम्प्रोमाइज़ था। रुबीना खालिद साहिबा, हम देखते हैं कि सियासी जमातें ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है वक्तन फ़वक्तन करती रहती हैं। आपको भी करना पड़ा और आपको कई जगहों पे आज भी करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब तो JUIF उनके साथ जाके खड़ी हो गई है, और जो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि जी इलेक्शंस को डिले होना चाहिए। उसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि कब तक डिले होना चाहिए तो उन्होंने कह दिया कि जी इस बात का तयन जो है वो अभी नहीं हम करेंगे। तो वो ये भी नहीं बता रहे कि इलेक्शन कब तक डिले होने चाहिए, और वो ये भी नहीं कह रहे कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या निकालें? ये मैंने आपको पहले भी कहा कि ये खामोशी जो है ना, ये मेरे लिए बल्कि हम सब के लिए अलार्मिंग होनी चाहिए कि क्या वजह है। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन्स तो अभी आज 8 वो है जनवरी, वी आर 1 मंथ अवे फ्रॉम द डेट जो 8 फरवरी की दी हुई है इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल, चूंकि आप पेशावर में बैठी हुई हैं तो जो गवर्नर हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने तमाम सियासी जमातों से बात कर ली और वो तमाम सियासी जमातें इलेक्शन तो चाहती हैं, मगर ये भी साथ साथ कह रही हैं कि जी अमन व अमान का सूरत हाल आप ठीक करें और हमें प्रोटेक्शन दें।
तो जो आपकी वहाँ पे सियासी जमात वहाँ पे बैठी हुई है, आप तो सदर हैं वहाँ पे विमेंस विंग की, तो क्या आपने ऐसी कोई डिमांड की है कि जी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए और प्रोटेक्शन दी जाए? देखिए, हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो है उसने दहशतगर्दी का सामना बड़ी दिलेरी से किया है। 2007 का इलेक्शन जब टुडे होकर 2008 में चला गया, हमने बीबी शहीद को इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो हमारी लीडर शहीद कर दी गई। इसी तरह 2018 का जो इलेक्शन था, हमें वार्निंग्स थी, हमारे कैंडिडेट्स को थ्रेट्स थी, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ से हटेगी नहीं, क्योंकि जो डेट्स हैं इस पे इलेक्शन होना जमहूरी अमल के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये रोल अदा करेगी इंशाअल्लाह ताला, और हमेशा किया भी है। जमहूरियत की तसलसल की जो जद्दोजहद है, और जो आपने कहा कि हमने एक तलवार पहले भी लटकती थी सब सियासतदानों के सरों पे, वो 58(2)B की तलवार थी, उसको भी हटाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही किरदार था। तो इंशाल्लाह जो बाकी की तलवारें हैं, तो जब इलेक्शन हो जाएंगे और फ्री और फेयर हो जाएंगे, तो ये तलवारें भी जो हैं इंशाल्लाह ताला हट जाएंगी। लेकिन किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन डिले के अंदर यकीन नहीं रखती, और हम इस वक्त फुल फ्लेज कैंपेन में हैं। मैं खुद पेशावर में हूँ, हमारे गवर्नर साहब अगर कुछ कहते हैं उनकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सिर्फ JUIF जो है वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं करना चाह रही, बल्कि आज चीफ जस्टिस साहब ने एक और पार्टी की तरफ भी इशारा किया है कि वो पार्टी भी इलेक्शंस जो है नहीं करना चाह रही, और उन्होंने PTI की तरफ इशारा किया है। क्या कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, आपको दिखाएंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अगर आप हमसे कोई हुक्म चाहते हैं तो बता दीजिए वो कौन सा हुक्म है जो हम आपके लिए कर दें। आप अपने सिर्फ दुखड़े ना रोए ना कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ इलेक्शन डिले चाहते हैं, क्योंकि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो। फ्रॉम द रिपोर्ट, इफ इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, again you will not let me speak. जी सर, I don't know how I can conduct this case. आप ही कर लें, मैं I don't know, आप ऑर्डर भी लिखवा दें। मैं इसका प्लीज हमें कुछ सवाल ही नहीं करने देते, आप एकदम रोक देते हैं हमें सवाल करने से। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो PTI के वकील लतीफ़ खोसा साहब से सवालात और सख्त सवालात कर रहे थे, और ये भी कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पे हो जाएं। तैमूर झगड़ा साहब, लतीफ़ खोसा साहब अब आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन आई है चीफ जस्टिस साहब की, आप इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ये नया रिवाज है लाइव टीवी प्रोसीडिंग्स का, ये बड़ा पॉजिटिव भी है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी हो सकता है कि हर तरफ से ग्रैंड स्टैंडिंग हो अदालती जो है वो प्रोसीडिंग्स में, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को पता भी है कि अगर एक जमात इलेक्शन चाहती है और वो अनफेयर और अनफ्री इलेक्शन में भी जाने के लिए तैयार है, वो PTI। हमें कैंपेन करने दिया जाए या ना करने दिया जाए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपके सारे देखने वालों को पता है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और आखिरी चीज मैं यही कहूंगा कि मेरी अपने चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से बस यही उम्मीद है कि जो फंडामेंटल राइट्स उन्होंने आज 62(1)F के फैसले में प्रोटेक्ट किए, वही फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन के और हर पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इंशाल्लाह आगे भी प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि तारीख जो है, जैसे अफनान साहब ने कहा कि माजी के बहुत से सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ कह चुकी है, तो तारीख जो है वो अपने फैसले खुद लिखती है। मगर तैमूर साहब, ये 76% के जो अब आपके नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो अब एक्सेप्ट हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, तो आपको नहीं लगता कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? चलिए नंबर्स की बात करते हैं। PTI के 76% एक्सेप्ट हुए, यानी कि कोई 800 लोग रिजेक्ट हुए। PMLN के 40 हुए, यानी PTI की रिजेक्शन रेट 24% थी, PMLN की 2% थी। फिर ये देखते हैं कि PTI के आप टॉप 200 लीडर्स ले लें, उनमें रिजेक्शन रेट 90% था। ये इलेक्शन कमीशन ने वहां पे नहीं कहा। फिर आप ये देख लें कि उन सारों के जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के सामने केसेस लगे, तो उनमें रिवर्सल रेट
यानी आरओज के फैसले गलत होने का रेट 90% से ज्यादा था। तो ये तो मुझे यही बताता है ठीक कि या तो ये जुडिशियल आरओज गलत फैसला कर रहे हैं, या जिन लोगों को इलेक्शन का ठेकेदार बना दिया गया है, जो आरओज है ब्यूरोक्रेसी से, वो वही काम कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा किया है, जिसकी वजह से 1985 के बाद ब्यूरोक्रेसी के इलेक्शंस नहीं हुए। और वो ये कि वो हुकूमत की सुनते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेनेटर अफनान साहब आपकी जाने वो ये है कि आरओज जो हैं वो अब ब्यूरोक्रेसी से हैं। क्या ये एक अच्छी रवायत जो है वो सेट हो गई है कि जी ब्यूरोक्रेसी से ही आरओज को होना चाहिए, या आप जब अगले इलेक्शन होंगे तो आप चाहेंगे नहीं जी जुडिशरी से हों? देखिए 2013 के इलेक्शन में जुडिशरी से थे आरओज, उसके ऊपर भी पीटीआई ने बहुत शोर मचाया था। और जब आप गलत जो है वो मामले को लेके चलते हैं तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि फिर वो बाद वाले इलेक्शंस के अंदर उन्होंने जो है वो डिक्लाइन कर दिया आरओ बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई धांधली ना 2013 में की थी ना कोई इसका एविडेंस मौजूद था, मगर क्योंकि इतना उसका प्रचार किया गया सियासी मुफादात के लिए, इसलिए उन्होंने जो है वो डिक्लाइन कर दिया। अब अच्छा यही होता कि अगर जो है वो जजेस आ जाते, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। ब्यूरोक्रेसी जो है वो 2018 का इलेक्शन उन्होंने कराया था, जिसको सबसे दुनिया का साफ़ और शफाफ इलेक्शन पीटीआई ने डिक्लेयर किया था। आज तक उतना साफ़ और शफाफ इलेक्शन इस दुनिया की तारीख में नहीं हुआ, तो वो ब्यूरोक्रेसी नहीं कराया था। तो अब अगर दोबारा वो करा रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब ये तो वो वाली बात होगी ना, अब आप जो कर रहे हैं कहेंगे नहीं उसका दूसरा ऑपोजिट करो, तो अब उसका क्या कोई इलाज कर नहीं। मगर सेनेटर साहब एक जवाब दें कि अब JUIF जो है वो खड़ी हो गई है उस रेजोल्यूशन के खिलाफ जिसकी आपने शिद्दत से जो है मुखालफत की थी सेनेट के अंदर इलेक्शन डिले के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे, एक बड़ी सियासी जमात अगर जाके खड़ी हो जाए तो आपको नहीं लगता कि जो होने वाले इंतखाबात हैं 8 फरवरी को वो ख़तरे में? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का आइन और कानून इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है कि जो इलेक्शन है उसको आप जो है वो आपने एक लीगल जो है फ्रेमवर्क के अंदर ही कराना है। 8 फरवरी के बाद जो केयर टेकर सेटअप है ये अपनी लेजिटिमेसी खो देगी। 8 फरवरी से अगर ऊपर मामला गया तो वज़ीर आज़म जो हैं या जो कैबिनेट है ये नॉमिनल हो जाएगी, इनके फ़ैसले भी नॉमिनल हो जाएंगे, मुल्क नहीं चलेगा। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसीलिए आप कहीं दौरे पे जाते हैं तो आपको लिफ्ट नहीं कराई जाती और कोई आपके मुल्क में आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये जो है ये मगर बड़ी सियासी जमातों का रद्द अमल क्या होगा? आफ्टर ऑल आप इस सिनेरियो को डिस्कस भी कर चुके होंगे, पीपल्स पार्टी अलग और PMLN अलग, PTI तो ऑफ कोर्स अलग, मगर क्या आपने ये फैसला किया है कि जी आप माजी में भी आप लोगों ने मिल बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था कि अगर 8 फरवरी से इलेक्शंस आगे चले जाते हैं तो फिर सियासी जमातें क्या करेंगी? देखिए मेरा ज़ाती तौर पर इस पर ख्याल ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनका नैरेटिव यही है, अंदर से वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, मगर PMLN के अलावा जो बाकी जमातें हैं वो कह यही रही हैं कि उन्हें इलेक्शन चाहिए। तो फिर ज़ाहिर है अगर हम इस पर हम तो वाज़े तौर पे आपने देख लिया, हमने करारदाद की भी मुखालफत की और इसके ऊपर हमारा वाज़े बयान है 2 टोक। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन हो और जो है वो PTI भी यही कह तो यही रही है कि वो चाहती है कि इलेक्शन हो। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये कह ये रहे हैं मगर एक कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। रुबीना खालिद साहिबा, चूँकि ये आपके कॉलीग्स हैं दिलावर ख़ान और दीगर और लोग, फिर JUIF के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप तो रही है, कौन चाहता है कि फिर इलेक्शंस जो हैं वो ना हो? और ख़ास तौर पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले तो कहा जाता था जी इलेक्शंस को आप 2 हफ्ते डिले कर दें, मगर अब ये नहीं कहा जा रहा, अब ये कहा जा रहा है कि जी आप डिले कर दें और इस बात का तयन बाद में होगा कि कब होंगे इलेक्शंस। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहते हैं कि वो रहे, और वो अगर रहे तो उसका कानूनी जो होगा, चूँकि आप लोग तो लीगल मामलात और कानूनी मामलात को भी देखते हैं, वो क्या होगा, उसको किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे? ये एक सरप्राइज़ था सबके लिए, और चूँकि ज़्यादातर जो बशमूल बेरे हम सब अपने अपने हलकों में अपने अपने शहरों को जाते हैं, एक तो वीकेंड की वजह से और दूसरा इलेक्शन की वजह से भी लोग जो है कम जो है उनकी अटेंडेंस होती है। तो शायद इस मौके को यूटिलाइज़ किया गया है, आई डोंट नो कि क्यों यूटिलाइज़ किया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह दूं मुनज़्ज़े, क्योंकि इस वक्त मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ, पेशावर में हूँ, पेशावर में इतना इस वक्त बुरी हालत है धुंध की वजह से
कि आपको कुछ फासले पे भी, पेशावर सिटी की मैं आपको बात कर रही हूँ, नहीं नज़र आती, विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, लोग जोशो खरोश से जो है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ कहूंगी, इसीलिए मैं ये पूछ रही थी कि अगर डिले हो जाते, पीपल्स पार्टी नजर आती है, अपने लोग नजर आते हैं, बाकी पार्टियों की एब्सेंस है, क्यों है ये वो खुद जवाब देंगे। कैंपेन नहीं कर रहे। अच्छा, लेट्स से कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो फिर रद्द अमल क्या होगा? रद्द अमल क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, हमारे चेयरमैन साहब का बिल्कुल मौक़िफ़ क्लियर है, जरदारी साहब का बिल्कुल मौक़िफ़ क्लियर है कि हम टाइम पर इलेक्शन चाहते हैं और हम उसके लिए पूरी तैयारी में हैं, और हम चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पे हों, फ्री एंड फेयर हों, और सबको जो है वो एक नहीं, मगर अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे और अदालतों में भी नहीं जाएंगे, सड़कों का भी रुख नहीं करेंगे, तो फिर तो उसका जो लोग इलेक्शन डिले करना चाहते हैं वो इस बात से डरेंगे ही नहीं कि जी अगर सियासी जमातें भी मान जाती हैं तो फिर ठीक है हम कर देते हैं, क्योंकि ये काविश तो की जा रही है। मैंने इस वक्त आपको कहा कि पूरी हमारी, मैं और पार्टियों की बात नहीं करूंगी, हमारे पूरे पार्टी के जिस वक्त जो मशीनरी होती है जो पार्टी की, वो इलेक्शन कैंपेन में है, हर एक अपने अपने इलाके में है और भरपूर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इसमें आके रोड्स पे प्रोटेस्ट करना एक काम जो अभी खुदा ना करे कि वो हो या इन द मेकिंग हो, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके तो प्रोटेस्टों पे बैठ जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉजिटिव जो है बाद में देखेंगे, लाएमल आप बाद में तय करेंगे। पॉजिटिव यही है कि आप इलेक्शन कैंपेन में रहें। मुझे वक्फा लेना है, वक्फा लेती हूँ और फिर से हाजिर होती हूँ। चूँकि आप दोनों ने कहा कि जी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जब आप जाते हैं, आप लोगों के अंदर जाते हैं, ज़ाहिर है सियासतदान कोशिश करते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर ख़वातीन और बच्चों के हवाले से, वो लापता अफराद का है। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो सैकड़ों ख़वातीन उन्होंने रुख किया है बलूचिस्तान से इस्लामाबाद का, और वो खुले आसमान तले, आपने बताया कि कितनी सर्दी है इस वक्त, खून जमाने वाली सर्दी के अंदर वो बाहर बैठी हुई हैं। सेनेटर अफनान साहब, हमने माजी में देखा कि जब आप अपोजिशन में थे तो मरियम नवाज साहिबा जब क्वेटा गईं तो लापता अफराद के लवाकिन से वो मिली, उन्होंने कहा ये बहुत सख्त मसला है, हम इसको हल करेंगे। क्यों नहीं आपकी कोई भी सियासतदान जो है वो इस कैंप में गए और पूछा इन ख़वातीन से कि आप ठीक हैं, हम आपके साथ हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो लोग हैं वो गए? वैसे पहले सेनेटर अफनान से पूछती हूँ। देखें, जब ये मामला हो रहा था और ये आ रही थी ख़वातीन तुर्बत से इस्लामाबाद, और ये इस्लामाबाद पहुंची, तो मैंने इसके ऊपर जो एक वाज़ेह तौर पे ट्वीट की थी, वो मैं आपको भेज दूंगा, और जो है उसमें मैंने पूरी तरह इनको सपोर्ट किया था, और मैं अपनी मुस्लिम लीग नून का ही नुमाइंदा हूँ। दूसरा सेनेटर मुशाहिद जो है वो इनके कैंप में भी गए हैं और उन्होंने जाके इनकी दाद रसी की है। हर मामला ज़ाहिर है हमारी क़यादत, मगर जिस तरीके से एक डेलीगेशन जा सकता था एज अ पार्टी, और माजी में तो आप वादा करते रहे बलूचिस्तान से कि जी नहीं, लापता अफराद आपका सबसे बड़ा मसला है, हम इसको हल कर देंगे। क्या बुरा होता कि आपकी एक डेलीगेशन जो है सीनियर सियासतदानों की वो जाती और इन माओ बहनों के सरों के ऊपर हाथ रखती और कहती कि तुम्हारा मसला वाकई में बड़ा है, हम मंशूर बना रहे हैं, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको अभी टीवी के ऊपर बिल्कुल कह देता हूँ कि ये जो है हमारी बहनें हैं, और ज़ाहिर है ये तकलीफ़ में है, इनको तकलीफ़ में देख के हमें भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट दिया और हम हुकूमत में आए, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें, इनके जो प्यारे जो नहीं मिल रहा है उनको ढूंढ सकें। माजी में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर इनिशिएटिव काफ़ी लिया था और काफ़ी लोग जो हैं उनको ढूंढा भी था। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम दोबारा इसको ज़रूर देखेंगे। रुबीना खालिद साहिबा, आपसे भी वही सवाल, चूँकि ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं नेशनल असेंबली में वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रह चुके हैं, तो उनके अंदर वो सेंसिटाइजेशन है, मगर पीपल्स पार्टी के कोई सीनियर जो क़यादत है वो नहीं गई। अब ये ख़वातीन ये भी कह रही हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ एक अलग सा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और हमारी जान को भी ख़तरा है। तो क्या सियासी जमातों को इस इशू को देखना नहीं चाहिए था, ख़ास तौर पे जब अब आप अपना मंशूर बना रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल, आपकी बात के साथ मैं एग्री करूंगी, लेकिन उसमें एक जो बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान
की जो लीडरशिप है, जो ग्रास रूट की लीडरशिप है, उसको अगर हकीकी रिप्रेजेंटेशन देनी है तो इसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो असल में अवाम की आवाज़ हैं, उनको इन ऐवानों में आना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि इस दफ़ा हमारा फोकस बलूचिस्तान पे हमारे को चेयरमैन साहब का बहुत ज़्यादा है, और बलूचिस्तान के लोगों को हम चाहते हैं कि इन द ट्रू सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उनको अपने जो है असेंबली में भी मिले और बाकी जगहों पे भी मिले। अनफॉर्चुनेट है जो कुछ उनकी हो रहा काफ़ी है, शिकायत आपके जो नए एंट्री हैं सरफराज बुख्ती साहब, उनके हवाले से है, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के और अभी रिसेंटली केयर टेकर के। वो उनके खिलाफ बहुत शिकायत लगाती हैं कि जी उन्होंने हमारे साथ जिस तरीके से बर्ताव किया है वो इस तरह किया है जिस तरह के हम कोई दुश्मन हैं स्टेट के। आप समझती थी मुनासिब था? आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट मुनज़े, क्योंकि सरफराज बुख्ती साहब को जो है इस्तीफ़ा देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया है एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनके जाने के बाद शायद ये सिट इन शुरू हुआ है। आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट, क्योंकि मे बी इलेक्शन के कैंपेन में इधर पेशावर में मेरा फोकस ज़्यादा रहा है, तो आई डोंट नो कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर झगड़ा साहब आपका भी, सेनेटर अफनान साहब आपका भी। तो नाजरीन, चाहे PTI हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलना चाहिए। और ये जो दायरों का सफ़र है जहाँ पे एक सियासी जमात को फेवर किया जाता है, फिर दूसरी सियासी जमात की टांगें खींची जाती हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो जो भी हुकूमत आएगी उसके नतीजे में, उसी इलेक्शन के नतीजे में, वो स्टेबिलिटी नहीं ला सकेगी, और ये हमारे लिए जो है सबसे बड़ा अलमिया होगा। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।